एशिया के मुताबिक रूस चीन के साथ आ जाने से अमेरिका की एशिया में पकड़ कमजोर हो सकती है, जिसका एक उदाहरण अफगानिस्तान में देखा जा चुका है। अगर ये दोनों देश साथ गए तो विश्व में एक बड़ा बदलाव का संकेत होगा। अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस और चीन मिल गए तो क्या होगा? रूस चीन की दोस्ती से नेटो देशों को कितना नुकसान? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी जंग की आहट। सवाल यही है, रूस के साथ साथ चीन अपना हित साध रहा है, तभी तो वो इस जंग में कूद चुका है। मतलब ये कि अब कभी भी दक्षिणी चीन सागर में चीन युद्ध छेड़ सकता है। इसको लेकर उसने पूरी तैयारी भी की है ताकि रूस की तरह वो भी ताइवान पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले ले। और चीन के इस एजेंडे में रूस का साथ मिलेगा, वहीं जापान भी इन दोनों की ताकत के आगे बेबस नजर आएगा। ऐसे में विश्व में दो ध्रुव हो जाएंगे, एक तरफ रूस और चीन तो दूसरी तरफ नेटो देश। अगर ऐसा हुआ तो जंग कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। जापानी मीडिया निक्केई एशिया के मुताबिक रूस चीन के साथ आ जाने से सैन्य शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि रूस के पास बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जो इन दोनों के साथ आ जाने से विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। न केवल विश्व के लिए, एशिया में भी ये दोनों देश शक्ति संतुलन बिगाड़ सकते हैं। ताइवान को लेकर के भी चीन रूस की मदद ले सकता है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अभी तक रूस ने ताइवान और सेनकाकू को लेकर एक तटस्थ रुख अपनाया है। रूस किसी भी प्रकार से अमेरिका से तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है। चीन और रूस के साथ आ जाने से नेटो देशों में भी एक भय का माहौल है, जबकि ये दोनों मिलकर सैन्य शक्ति की तुलना में नेटो को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हथियारों के मामले में कहीं न कहीं दोनों देश भारी पड़ते दिख रहे हैं। परमाणु हथियारों की बात करें तो नेटो देश के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, तो रूस और चीन के पास 6500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं नेटो देशों के पास 21000 एयरक्राफ्ट हैं, तो रूस चीन के पास 9000 से ज्यादा हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो नेटो देशों के पास F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, डसॉल्ट राफेल जैसे जेट का जखीरा है। और रूस और चीन के पास Su-57, Su-35, Su-30 जैसे जेट फाइटर जेट्स। नेटो देशों के पास कुल 8500 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, तो रूस चीन के पास 2500 हेलीकॉप्टर हैं। टैंक के मामले में रूस चीन हावी हैं, दोनों के पास 18500 टैंक हैं, तो नेटो देशों के पास 15600 टैंक हैं। नेटो देशों के पास कुल 146 पनडुब्बी हैं, इसमें 90 न्यूक्लियर पावर से लेस हैं। रूस और चीन के पास 148 सबमरीन हैं, इसमें 50 से ज्यादा परमाणु हथियारों से लेस हैं। तोपों के मामले में नेटो देशों के पास कुल 5480 तोप हैं, तो रूस और चीन के पास 4000 तोप हैं, साथ में 6000 तोप रिजर्व में रखे गए हैं। सैनिकों की बात करें तो नेटो देशों के पास करीब 33 लाख सेना है और साथ ही 22 लाख सेना रिजर्व में है। वहीं रूस और चीन के पास 30 लाख की सेना है, साथ में 25 लाख रिजर्व सेना है। सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, जनसंख्या और इकोनॉमी के मामले में भी दोनों देश पश्चिमी देशों पर भारी हैं। रूस अपने निर्यात का 15% हिस्सा सिर्फ चीन को भेजता है, वहीं रूस में 23% आयात चीन से होता है। मतलब ये रूस और चीन की ताकत मिलेगी तो ये जोड़ी विश्व में सबसे धाकड़ हो जाएगी और पश्चिमी देशों की मुश्किल बढ़ सकती है। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली 40,000 करोड़ की मदद रुक सकती है, क्योंकि अमेरिका में इतने बड़े राहत पैकेज का विरोध हो रहा है। सिर्फ एक अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल के विरोध में यह बिल अटक गया है। रैंड पॉल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यूक्रेन को 40,000 करोड़ रुपए नहीं मिलने से क्या नुकसान हो सकता है? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा झटका। 40,000 करोड़ की सैन्य मदद रुकी। अमेरिका में राहत पैकेज का विरोध। अमेरिका के एक सेनेटर के विरोध ने यूक्रेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उसे मिलने वाली 40,000 करोड़ रुपए की मदद रुक गई। अमेरिकी सीनेट में इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए वोटिंग की गई।
इसका केंटुकी के सेनेटर और रिपब्लिकन पार्टी के रैंड पॉल ने विरोध किया और संविधान विरोधी बताया। इसके बाद यूक्रेन को 40,000 करोड़ की सैन्य मदद वाला बिल अटक गया। रैंड पॉल ने अपने बयान में कहा कि मेरे पद की शपथ अमेरिकी संविधान के लिए है, किसी विदेशी राष्ट्र के लिए नहीं। मुझे संदेह है कि किसी ने वास्तव में इसे पढ़ा है और इन पैसों की कोई निगरानी करने वाला नहीं है, तो ये पता लगा सके कि सही मायनों में ये पैसा यूक्रेन में कैसे खर्च किया जा रहा है। जबकि बाइडेन सरकार का कहना है कि यूक्रेन इस वक्त मुसीबत में है, मदद होगी तो इससे रूसी सेना को मजबूत होने का वक्त मिलेगा। इसके बाद रूसी सेना का अगला टारगेट दूसरा देश भी हो सकता है, इसलिए रूस को रोकने के लिए राहत पैकेज भेजना बेहद जरूरी है। लेकिन रैंड पॉल की दलील कुछ और है। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम 30 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाकर यूक्रेन को नहीं बचा सकते, क्योंकि महंगाई सिर्फ घाटे के फैसलों से आती है। रैंड पॉल अकेले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यूक्रेन को इतनी बड़ी रकम देने का विरोध किया, बल्कि पूरे अमेरिका में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया में यूक्रेन को सैन्य मदद का विरोध हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, रैंड पॉल बस एक महानिरीक्षक चाहते थे जो ये देखे कि यूक्रेन में आपके करदाताओं का 40,000 करोड़ रुपया कैसे खर्च किया जा रहा है। वो पारदर्शिता चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम सही मायनों में बाइडेन की तरफ से अपने दोस्तों और इतने बड़े युद्ध के लिए रिश्वत है। यूक्रेन को मदद का विरोध इसलिए भी जोर पकड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में बेबी फॉर्मूला की जबरदस्त किल्लत है, यानी बच्चों को भरपेट दूध नसीब नहीं हो रहा है। और इस समस्या का हल निकालने के लिए बाइडेन सरकार से मांग की जा रही है। अमेरिकी लोग चाहते हैं कि यूक्रेन को मदद की जगह अपने देश के नवजात बच्चों को भूख से मरने से बचाना चाहिए। अमेरिका में 1 साल से कम उम्र के नवजात बच्चों को फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाता है, जबकि किसी शारीरिक समस्या की वजह से कोई मां अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाती है। खासकर उस स्थिति में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाता है, लेकिन एक कंपनी के फॉर्मूला मिल्क में बैक्टीरिया मिलने के बाद इसकी भारी कमी हो गई है। कई बड़ी कंपनियों ने इसकी बिक्री सीमित कर दी है। और इस बीच बाइडेन सरकार यूक्रेन को 2 बार बड़ी मदद भेज चुकी है और बाद में 40,000 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी मिली। हालांकि यूक्रेन को मदद के लिए पारित इस बिल पर अगले हफ्ते वोटिंग होगी और उम्मीद की जा रही है कि उसे पास भी करा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह यूक्रेन को सैन्य मदद का विरोध हो रहा है, वो बाइडेन सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। 82 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रही हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 27,400 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,958 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई है। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,220 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 555 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 164 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 416 ड्रोन और 200 लड़ाकू तबाह करने की बात भी कही है, यह भी दावा किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के दौरान जिन जिन देशों ने रूस का विरोध किया, अब तो सारे देश पुतिन के निशाने पर आ चुके हैं। रूस इन देशों के खिलाफ फुल एक्शन में है। रूस ने जैसे ही पोलैंड की 31 ऊर्जा कंपनियों पर बैन लगाया, वैसे ही पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। जर्मनी ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्दी से जल्दी तेल और गैस का स्टोरेज कर ले, नहीं तो किसी भी पल रूस ने सप्लाई बंद हो सकती है रूस की तरफ से। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि पुतिन का तेल गैस वाली सर्जिकल स्ट्राइक किस तरीके की है। मिसाइल से न टैंक से न ही रॉकेट लॉन्चर से। पर पुतिन का
तेल गैस वाला सर्जिकल स्ट्राइक। जर्मनी ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट है रूस के एनर्जी अटैक का। पुतिन ने यूरोप के हुक्का पानी बंद करने का प्लान तैयार कर दिया है। इसी आशंका को लेकर जर्मनी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस अब युद्ध में तेल गैस को अपना हथियार बनाएगा। जर्मनी की इस चेतावनी के बाद यूक्रेन को समर्थन देने वाले सभी यूरोपीय देश सहमे हुए हैं। जर्मनी से लेकर इटली, पोलैंड समेत सभी देशों को इस वक्त तेल और गैस की कमी का खौफ मंडरा रहा है। जर्मनी के वाइस चांसलर और इकोनॉमिक मिनिस्टर रॉबर्ट हेबिक के मुताबिक रूस अब यूरोप से बदला लेने के लिए एनर्जी अटैक यानी तेल गैस को बैन करने की पॉलिसी पर विचार कर सकता है। रूस के इस कदम से पहले ही जर्मनी ने रूसी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम कर दी है, लेकिन जर्मनी को ऐसा करने में 2 साल का वक्त लगेगा। अगर रूस ने ऐसा किया तो सर्दियों के मौसम में जर्मनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जर्मनी समेत यूरोपीय देश क्यों खौफ में हैं, इन आंकड़ों से समझिए। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला रूस तीसरा देश है, तो वहीं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। रूस का अपना गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। 2021 में रूस ने हर दिन 10.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया है, तो वहीं बेलारूस और यूक्रेन के जरिए रूस पूरे यूरोप को गैस की सप्लाई करता रहा है। रूस ने पिछले साल हर दिन 47 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात किया है। यूरोपीय देशों की 40% से ज्यादा गैस की जरूरत रूस से ही पूरी होती है। अकेले यूरोप में हर दिन 24 लाख बैरल कच्चा तेल रूस ने निर्यात किया था। रूस की गैस पर सबसे ज्यादा जर्मनी और इटली निर्भर है। इन आंकड़ों को देखने के बाद जर्मनी का खौफ में आना लाजमी है। साथ ही रूस के नेचुरल गैस और कच्चे तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर जर्मनी भी है। वहीं पूरे यूरोप का 40% गैस रूस ही सप्लाई करता है और यही वजह है कि जर्मनी डरा हुआ है। तेल गैस स्टोरेज की नसीहत देता फिर रहा है। एक तरफ तेल गैस पर जर्मनी चेतावनी दे रहा है तो उसकी आशंका सही भी है, क्योंकि रूस ने यमल पाइपलाइन के पोलैंड हिस्से पर बैन लगा दिया है। पोलैंड वाले हिस्से के मालिकों की 31 ऊर्जा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। रूस के इस एक्शन को देखते हुए जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबिक ने यूरोपीय देशों को एक मैसेज किया कि सर्दियां आने से पहले यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ तेल और गैस का स्टोरेज कर ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस ब्लैकमेल करने की पोजीशन में होगा और रूस से रूबल में तेल और गैस खरीदना यूरोप की मजबूरी हो जाएगी। अभी हाल में ही बुल्गारिया और पोलैंड पर रूस ने बड़ा पलटवार किया है। तेल गैस का रूबल में भुगतान नहीं करने पर इन दोनों देशों की सप्लाई बंद कर दी थी और ये सब रूस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सारे देश यूक्रेन को किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। पुतिन किसी भी सूरत में यूक्रेन को मदद करने वालों को बख्शेंगे नहीं। तेल और गैस की इस लड़ाई में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ओमान पहुंचे। खबर है कि रूस पेट्रोलियम उत्पादक देशों को अपनी ओर कर रहा है ताकि कोई भी देश यूरोप को सस्ता तेल और गैस की आपूर्ति न कर पाए। यानी कि पुतिन हर मोर्चे पर यूरोप को चित करना चाहते हैं, चाहे फिर वो जमीन पर हो या आर्थिक मोर्चे पर। रूस के विदेश मंत्री ओमान दौरे के दौरान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की और यूरोपीय देशों के खिलाफ रूस का साथ देने के लिए कहा। रूस के विदेश मंत्री ने ओमान से कहा कि पश्चिमी देश युद्ध में रूस को हारते देखना चाहते हैं। रूस जिस तरह से अपना एक्शन दिखा रहा है उससे यह स्पष्ट है कि यह जंग 2 देशों के बीच नहीं बल्कि रूस बनाम यूरोप है और इस जंग को जीतने के लिए पुतिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। रूस को इस वक्त दुनिया का बड़ा हिस्सा विलेन मान रहा है। पश्चिमी देश लगातार इस जंग में रूस के खिलाफ
यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये जंग और लंबी खिंचती है तो क्या पश्चिमी देश एकजुट रह पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के खिलाफ पाबंदियों का क्या हश्र हुआ है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो क्या पश्चिमी देश रूस के खिलाफ अपनी दुश्मनी को जारी रख पाएंगे? जंग के बीच पश्चिमी देशों की अग्नि परीक्षा। कब तक रूस के खिलाफ एकजुट रहेंगे पश्चिमी देश? जंग खिंची तो ढह सकती है भरोसे की दीवार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग से एक साथ कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक है यूक्रेन को मिलने वाली मदद। यूरोपियन यूनियन, नेटो और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद कर रहे हैं। जो देश हथियारों की मदद नहीं कर रहे, वो खाद्य सामग्रियों से लेकर दवाओं तक का इंतजाम कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए ये मदद ऐसी है जिसके सहारे वो न सिर्फ अभी तक रूस के खिलाफ खड़ा है, बल्कि लगातार रूस को उसके हमलों का जवाब दे पा रहा है। लेकिन यूक्रेन को मिल रही मदद की इसी तस्वीर के पीछे एक स्याह सच और सवाल छिपा है। ये सवाल है कि अगर ये जंग अब और लंबी खिंची तो रूस के खिलाफ पश्चिमी देश कितना एकजुट रह पाएंगे? जो पश्चिमी देश इस जंग में अभी तक रूस के खिलाफ खड़े हैं, वो आखिर कब तक रूस के विरोध में रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ये जंग तेज होगी, जरूरी चीजों की मांग में इजाफा होगा, एनर्जी पाइपलाइंस की जरूरत ज्यादा होगी, कृषि उपज पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, बड़े पैमाने पर गैस पंपों की जरूरत होगी और सुपरमार्केट के सामानों की जरूरत ज्यादा होगी। यानी जंग का बढ़ना तमाम देशों के बुनियादी जरूरतों में भारी इजाफा करेगा। विशेषज्ञों का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि यूक्रेन के विवादित डॉनबास क्षेत्र में जंग को लंबा खींचने से पश्चिमी देश थक जाएंगे। अमेरिका में खुफिया विभाग के चीफ का भी दावा है कि पुतिन इस जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि इस जंग को लंबा खींचा जाए, पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन के सामने खाने का संकट पैदा हो, मुद्रास्फीति के हालात पैदा हो, ऊर्जा का अभाव यूक्रेन के मददगारों को कमजोर कर दे। लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसने रूस की इस नीति पर प्रहार करने का प्लान तैयार कर लिया है। इलिनॉय में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में ऐसा ही कुछ कहा है। पुतिन के युद्ध ने भोजन के महत्वपूर्ण स्रोतों को काट दिया है। हमारे किसान दोनों मोर्चों पर मदद कर रहे हैं। खाद्य सामग्रियों के दाम कम किए जा रहे हैं और दुनिया की जरूरत के हिसाब से खाद्य सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। यानी मौजूदा वक्त में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की किसी भी हद तक मदद को तैयार है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक? दरअसल जंग के बीच ही कई बार ऐसी खबरें आई हैं जो यूक्रेन के मददगार देशों की एकजुटता पर सवाल उठाती रही हैं। हाल ही में हंगरी जैसे देश ने रूस के गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। यूरोप के कई देश गैस और तेल की सप्लाई के लिए रूस की शर्तों को मानने को तैयार हो चुके हैं। कई देशों ने रूस को डॉलर के बजाय रूबल में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो देश रूस की अर्थव्यवस्था डुबोने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद आर्थिक संकट में घिर गए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के अर्थशास्त्र ने डॉलर के मुकाबले रूबल को जो ताकत दी, उसने बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में अगर जंग लंबी खिंचती है तो पश्चिमी देश रूस के खिलाफ कब तक एक रहेंगे, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि रूस इस जंग में जहां हथियारों के साथ अपनी आर्थिक ताकत को भी दिखा चुका है, वहीं पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के तमाम देश रूस के तेल और गैस का विकल्प तलाशने में जुटे हैं।
और इस वक्त बात श्रीलंका की करते हैं, जहां हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों की या तो किल्लत हो चुकी है या दाम आसमान छू रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक सेब मिलेगा 150 रुपए का, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसी भी क्या खासियत उस सेब में। और अगर मैं आपको कहूं कि ये बिल्कुल वही सामान्य सेब है जिसे आप और हम खाते हैं, तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन श्रीलंका में फ़िलहाल फ्रूट्स के यानी कि फलों के यही रेट चल रहे हैं। ये ग्रीन एप्पल जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बेटर क्वालिटी का एक ग्रीन एप्पल है जो यहाँ पर 150 यानी कि 150 रुपये का एक पीस मिल रहा है। आप नीचे आएंगे, लाल सेब देखेंगे, ये लाल सेब आपको 100 रुपये का एक पीस, ऑरेंज 100 रुपये का एक पीस, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो लाल सेब हैं और ये जो छोटे हरे सेब हैं ये 100 रुपये के एक पीस, बड़ा हरा सेब ग्रीन एप्पल ये 150 का एक पीस। और इसी तरीके से जब आप दूसरी दुकान में आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे अंगूर यानी कि ग्रेप्स, और ये हैं 1200 रुपीज़ पर केजी। ये फ्रूट्स के दाम हैं, ये वो सीजनल फ्रूट्स हैं जो इस सीज़न में श्रीलंका में आते हैं, जिनको लोग खाना पसंद करते हैं। दोनों तरह के ग्रेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, और दोनों 1-1 किलो के जो हैं वो 1200 रुपये के हैं। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है। ये एक रिटेल शॉप यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जब हम थोक मंडी पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है और उनको पीछे से ही माल जो है वो महंगा आता है। लेकिन फ़िलहाल श्रीलंका की अगर बात करें, फल बाज़ारों की अगर बात करें, तो तस्वीर यही है कि एक एक सेब क्वांटिटी से यहाँ पर बेचा जा रहा है, किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता। और फ़िलहाल जो सबसे सस्ती क्वांटिटी है वो एक सेब की 100 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, पेटा, श्रीलंका। वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो चुका है। दिहाड़ी मजदूरों में सबसे ज्यादा परेशानी है। ऐसा ही एक परिवार जिससे बातचीत की हमारी टीम ने। आंखें उनकी भरी हुई, क्या कह रही हैं? She is saying that it's difficult to buy the things, and they are having maybe one meal in a day, and there is they didn't had milk for children long time, and they haven't seen the milk powder for long time, and even it's there, it's very expensive. It's more than 1,000 rupees for 400 grams. So it's very difficult to feed the children, and so at the moment they are having only one meal in a day. एक समय का खाना खाकर ये जो परिवार है ये यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। दूध बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दूध जो है वो 400 ग्राम जो है वो 1000 रुपये से पार यहाँ पर है। छोटे बच्चे हैं, लाइट जाती है, पावर कट्स यहाँ हो रहे हैं, बाहर आके आंगन में आकर ये पढ़ रहे हैं। खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन मैनेज नहीं हो पा रही है। पति जो इनके हैं वो काम पर नहीं है क्योंकि फ्यूल नहीं है, जो काम वो करते हैं उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत है, इस वजह से घर पर हैं। 5 लोगों का परिवार और खाना सिर्फ एक वक्त का। ये श्रीलंका की ज़मीनी हालात हैं। ये वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और उन लोगों के लिए खाने का संकट वाकई बेहद बड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, हैमिल्टन कलाल, श्रीलंका। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें। 30 जून को दिल्ली पहुंचने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं यूक्रेन के मकारोव में। सबसे पहले मैं यहां का मंजर आपको दिखा देती हूं। यहां पर सिर्फ तबाही है। आप देखेंगे, दरअसल हम यहां से गुजर रहे थे, हमें यहां पर देखने की कोशिश की कि ये क्या है, लेकिन हमें वहां पर बोर्ड नजर आया। कर हम आप उस तरफ दिखाइए, ये एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसको देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर क्या था, क्योंकि सिर्फ मलबा है। ये अगर हम देखेंगे, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कभी फाउंटेन शो हुआ करता था, ये देख करके समझ में आता है, लेकिन सब कुछ
कबाड़ में तब्दील हो चुका है। अब ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। हमारी जहां तक नजर जाती है, कैमरा जहां तक दिखाएगा, सिर्फ बर्बादी के निशान है। यहाँ पर रूसी सेना ने सब कुछ उजाड़ करके फेंक दिया है और ये मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अभी तक यहाँ पर चीजें शुरू नहीं हो पाई है। दूर दूर तक कोई भी इंसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिका जो सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन वो रूस के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहा है। अमेरिका के सैनिक नहीं है, लेकिन जिन हथियारों से रूसी टैंकों को यूक्रेन के सैनिक नेस्तनाबूद कर रहे हैं, वो अमेरिका ने भेजे हैं। आखिर जो अमेरिका वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में फेल हुआ, उसका यूक्रेन में क्या होगा, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताती हूँ। वियतनाम में अमेरिका फेल। इराक में अमेरिका फेल। अफगानिस्तान में अमेरिका फेल। लेकिन यूक्रेन की जंग अलग कैसे? रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन के बैकग्राउंड में अमेरिका खड़ा है। यूक्रेन की आर्थिक मदद के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों की मदद कर चुका है। अभी मदद की एक बड़ी खेप फिर से यूक्रेन जाने वाली है। यूक्रेन के लिए इतना सब कुछ करने वाले अमेरिका को इस बार वहां सफलता मिलती दिख रही है, जबकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की मदद करने वाला अमेरिका वहां से फेल होकर लौटा है। लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं है। वियतनाम युद्ध हो, इराक की जंग हो या फिर अफगानिस्तान का वॉर, इन तमाम जगह पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ पर अमेरिका ने न सिर्फ हथियारों की मदद की थी, बल्कि अपने सैनिक भी भेजे थे। बावजूद इसके इनको वहां से फेल होकर लौटना पड़ा। लेकिन यूक्रेन में अमेरिका की रणनीति सफल होती दिख रही है। यूक्रेन में अमेरिका का हाल वियतनाम, अफगानिस्तान या फिर इराक जैसा नहीं है। यहाँ पर अमेरिका की स्ट्रेटेजी की वजह से रूसी सेना पस्त नजर आ रही है। यूक्रेन में अमेरिका पूरी रणनीति के साथ उतरा है। उसने वहां अपने सैनिक नहीं भेजे, बल्कि हथियार भेजे और आर्थिक मदद की। यूक्रेन में अमेरिका के सफल होने के पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि नीटो देशों के साथ यूक्रेन की मदद में जुट गया। यूक्रेन में अमेरिका ने अपने सैनिक भेजने के बजाय लेटेस्ट हथियार भेजे। अमेरिकी हथियार यूक्रेन के सैनिकों के लिए बेहद कारगर साबित हुए। इन हथियारों को चलाना यूक्रेन के सैनिक बेहतर जानते हैं। अमेरिकी हथियारों से रूस के हेलीकॉप्टर और टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही सबसे अहम है, यूक्रेन के लोग इस युद्ध में अपना हौसला दिखा रहे हैं। इसके उलट वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका ने जो यहाँ हथियार भेजे थे, उसको सैनिक ऑपरेट करना ही नहीं जानते थे। इसके अलावा सैनिकों को बातचीत में भी समस्या आ रही थी। बताया जाता है कि अमेरिका के फेल होने के पीछे एक और बड़ा कारण था, वो ये कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के लोग अमेरिका को स्वीकार नहीं कर पाए थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहां पर अमेरिका का ऑपरेशन फेल हो गया था। वहीं यूक्रेन के लोग युद्ध अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने देश को बचाना चाहते हैं। और यूक्रेन की सेना पूरी तरह अमेरिकी मदद पर निर्भर भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को केवल हथियार और पैसे भेजने पड़ रहे हैं, उसे सैनिकों को नहीं भेजना पड़ा है। यूक्रेन के सैनिकों के साथ साथ वहां के लोग अपने देश के लिए हथियार उठाकर जंग में कूद पड़े हैं। जबकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को लोकल लोगों का विरोध झेलना पड़ा था।
अमेरिका को यूक्रेन की आर्मी की सिर्फ हथियारों से मदद करनी पड़ी है और इन हथियारों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिक पहले से ही ट्रेंड थे। इसलिए यूक्रेन को केवल हथियार और गोला बारूद देने पड़े, जबकि इराक अफगानिस्तान में हथियारों के साथ साथ उसे चलाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ी थी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो लगता था कि यूक्रेन पर वो जल्द ही कब्जा कर लेगा, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की पॉलिसी की वजह से रूस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध में अमेरिका की जेवलिन मिसाइल और स्टिंगल मिसाइल रूस की सेना पर कहर बरपा रही है। जेवलिन मिसाइल इतनी हल्की होती है कि इसे एक सैनिक लेकर चलता है, जिससे रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को इतनी सफलता नहीं मिली थी। इराक में अमेरिका की तरफ से भेजे गए अब्राम टैंक और अफगानिस्तान में भेजे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका की मदद के बिना ऑपरेट नहीं हो पाए थे। इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट करने का फैसला अमेरिका का अकेले का नहीं था। उसे नेटो देशों से भी सहयोग हासिल है। उसे केवल घातक हथियार और खुफिया जानकारी शेयर करनी पड़ रही है। सीधे तौर पर अमेरिका रूस से युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन रूस को बड़ी चोट जरूर पहुंचा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की मदद करने में भी रणनीति बनाई। उसने यूक्रेन को सोवियत स्टाइल के हथियारों की खेप भेजी। अमेरिका के पास ऐसे हथियार नहीं थे, इसलिए उसने नेटो सहयोगी देशों पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य को ऐसे हथियार भेजने के लिए कन्विंस किया। अमेरिका ने खुद भी अपने हथियारों को सोवियत स्टाइल में डेवलप किया, ताकि यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों के खिलाफ आसानी से इन हथियारों का इस्तेमाल कर पाए। अमेरिका के इन हथियारों में बख्तरबंद हमवीज, हॉवित्जर और स्विच ब्लेड लड़ाकू ड्रोन शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा अहम ड्रोन, जिसे अमेरिका ने खास तौर पर यूक्रेन के लिए ही डिजाइन किया है। इस ड्रोन की मदद से यूक्रेन के सैनिक रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर रहे हैं और तटीय इलाकों में निगरानी भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अमेरिका यूक्रेन को और मदद करने वाला है, जिसमें फाइटर जेट्स, हमला करने वाले ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले की आशंका के मद्देनजर रूसी हमले से पहले ही उसे मदद देनी शुरू कर दी थी। अब तक यूक्रेन को करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। एक चौंकाने वाले आंकड़े के मुताबिक इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने जितना रुपया खर्च किया है वो यूक्रेन की तुलना में कम है। बावजूद इसके अमेरिका को यूक्रेन में सफलता मिल रही है। नेटो महासचिव ने यूक्रेन की जीत की भविष्यवाणी की है। नेटो की तरफ से कहा गया है कि जब तक यूक्रेन को मदद मिलती रहेगी वो बना रहेगा। अब नेटो के इस दावे में कितनी सच्चाई है और पुतिन की सेना यूक्रेन में कहां तक पहुंची है, उसने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए क्या रणनीति तैयार की है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है? नेटो महासचिव का दावा क्या है? यूक्रेन जंग लंबी क्यों खींचने वाली है? रूसी सेना यूक्रेन में कहां मौजूद है? पुतिन की नई रणनीति क्या है? आपको यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध को लेकर कह दिया है कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ज़ेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा है, आज कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि युद्ध कब तक चलेगा। ये दुर्भाग्य से सिर्फ हमारे लोगों पर निर्भर करेगा, जो पहले से ही अपना 100% दे रहे हैं, बल्कि ये हमारे साथी देशों, यूरोपीय देशों और पूरी दुनिया पर भी निर्भर करेगा कि जंग कब तक चलेगी।
ज़ेलेंस्की का बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूसी सेना डोनेस्क इलाके में मोर्टार दाग रही है। तोपों के साथ साथ हवाई हमले कर रही है। लुहांस्क में रूसी सेना ने मोर्चा खोला हुआ है और जबरदस्त बमबारी कर रही है। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है और यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना ने हवाई हमले में यूक्रेन के सहायता केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी पुतिन की सेना का पूरा प्लान पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने का है ताकि यूक्रेन को समुद्री सीमा से काटा जा सके और समुद्र के रास्ते मिलने वाली सहायता को रोका जा सके। इस बीच नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जिस रणनीति के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उस तरह से युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिए यूक्रेन इस जंग को जीत सकता है। यूक्रेन के लोग और वहां की सेना बहादुरी से रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं रुकनी चाहिए। इसी दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने अमेरिकी विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की और यूक्रेन को जल्द से जल्द सैन्य मदद भेजने की अपील की। एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका से हथियार और दूसरी सहायता यूक्रेन पहुंचने वाली है। यूक्रेन का अनाज अफ्रीका और एशियाई देशों तक सुरक्षित कैसे पहुंचे, हम मिलकर इस दिशा में काम करने पर सहमत हुए। यूक्रेन विदेश सचिव ब्लिंकन और अमेरिका के नेतृत्व का बहुत на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से जारी संघर्ष को लेकर बयान दिया। उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि रूसी सेना का अंत हो चुका है, हम उन्हें अपनी जमीन से बाहर निकालेंगे। Участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників. यूक्रेन में रूसी सेना को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं और अगर रूस जंग हारा तो वो दिन दूर नहीं जब पुतिन का तख्ता पलट करके रूस में नई सरकार का गठन हो जाएगा। यूक्रेन की फौज जिन इलाकों में इस वक्त मौजूद है वहां पर जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन रूसी सेना मोशून इलाके से जब निकली तो वहां पर तबाही के निशान छोड़ गई। वहां पर अभी भी विस्फोटक मौजूद है जिनको डिफ्यूज करने का काम जारी है। मेरी रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में जो कीव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाका है जहां पर रूसी सेना पहुंच गई थी, क्योंकि यहां पर माइंस को डिफ्यूज करने का काम अभी भी जारी है। ऐसे में हमें गाड़ी से उतरने के लिए मना किया गया है, तो हम भी आपको गाड़ी के जरिए जल्दी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए तबाही की तस्वीरें। ये वो इलाका है जहां पर संपन्न परिवार रहा करते थे, अभी कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक्टिव वॉर जोन रहा था। यहीं पर यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच में लड़ाई चली थी। इन्हीं जंगलों में, ये जो घर के पीछे की तरफ जंगल मौजूद हैं और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक दो लोग आते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी आया होगा तो फिर से हम जिंदगी को शुरू कर पाएंगे, अपने घर को निहारते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर काफी तेजी से माइंस को डिफ्यूज करने का काम जारी है। जगह जगह अब भी विस्फोटक यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में हम भी गाड़ी से नहीं उतर सकते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये तबाही का मंजर है। जगह जगह दर्द के निशान है। यहाँ पर नुकसान बेहिसाब है जिसका कोई अभी तक आंकलन नहीं है और दर्द भी काफी ज्यादा है। मैं कई दिनों से लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख रही हूँ। ये आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे जो फिर से अपने घर को शुरू करना चाहते हैं ताकि उसकी मरम्मत की जाए और वो यहाँ पर आ पाए, लेकिन अभी काफी समय लगेगा। कितने दिन इनको ये और इंतजार करना होगा ये इनको मालूम नहीं है। अब हम उस तरफ जाते हैं। वहां पर आगे देखिए कि वार्निंग वहां पर लिखी गई है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ तक न्यूज 18 इंडिया आप पहुंचा है क्योंकि ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर छूट ना जाए, ये डेंजर का साइन बना हुआ है, डेंजर माइंस इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बकायदा किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये जो आप जंगल देख पा रहे हैं, वहीं पर लड़ाई चली थी। यहाँ पर ट्रेंचेस बनाए गए यूक्रेन की सेना की तरफ से, बंकर्स बनाए गए जिसमें छिपकर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। रूसी सेना को तो यहाँ से पीछे खदेड़ दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर विस्फोटक हैं, बम हैं जो कभी भी फट सकते हैं। ऐसे में हम भी गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज 18 इंडिया। रूस यूक्रेन की लड़ाई जिस कहानी पर शुरू हुई थी, फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। पहले ज़ेलेंस्की थे और अब फिनलैंड की पीएम मौजूद है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिनलैंड ने अब जिद ठान ली है कि वो नेटो में शामिल होकर रहेंगे। क्या फिनलैंड भी दूसरा यूक्रेन बनने वाला है? एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। फिनलैंड नहीं माना, नई जंग देखेगा जमाना। समंदर में पुतिन के फाइटर की सनसनी। जो गलती यूक्रेन ने की, क्या वही गलती फिनलैंड भी दोहराने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक वैसा ही सीन एक बार फिर उभरने लगा है, जैसा सीन यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू हुआ था। ये बाल्टिक सागर की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आकर ठहर गई क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के साथ ही बाल्टिक सागर में रूस की हलचल तेज हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में रूस की समुद्री फ्लीट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। यही नहीं, बाल्टिक सागर में रूस के सुखोई 27 फाइटर विमानों से एयर स्ट्राइक के मॉक ड्रिल की भी खबर है। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ड्रिल में बाल्टिक सी फ्लीट सुखोई क्रू को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस एयरफोर्स ड्रिल के दौरान कलिनिनग्राद में कई डमी टारगेट्स को तबाह किया गया। कलिनिनग्राद नेटो के दो सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थिति रूसी सैन्य अड्डा है और बाल्टिक सागर में रूस का सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना भी रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय कलिनिनग्राद में ही मौजूद है। कलिनिनग्राद मिलिट्री बेस की वजह से ही बाल्टिक सागर में रूस हर किसी पर हावी रहता है। रूसी सेना आए दिन इस सैन्य अड्डे पर अभ्यास करती रहती है, लेकिन फिनलैंड से जारी तनाव के बीच यहां सुखोई 27 की एयर स्ट्राइक की ड्रिल को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी ही ड्रिल रूस ने यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू की थी। याद कीजिए, करीब 3 महीने पहले 19 फरवरी को रूस ने अपनी सीमा के भीतर मिलिट्री डील शुरू की थी। उन्नीस फरवरी को पुतिन की सेना ने रूस की जमीन पर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज भी की थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगा कि ये पुतिन की गीदड़ फबकी है, लेकिन ठीक 5 दिन बाद पुतिन ने इस ट्रेलर की फिल्म रिलीज कर दी। 24 फरवरी को यूक्रेन पर जो हमले शुरू हुए वो आज तक नहीं थमे हैं। यूक्रेन के लिहाज से फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड रूस से दुश्मनी मोल लेने के मामले में 2 कदम और आगे निकल चुका है। यूक्रेन तो सिर्फ नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, जबकि फिनलैंड तो साफ साफ कर चुका है कि वो 18 मई को नेटो के लिए आधिकारिक आवेदन देने जा रहा है। अब सबकी नजरें पुतिन पर आकर ठहर गई हैं, खासकर पुतिन की सेना के अहम ठिकाने कलिनिनग्राद पर, क्योंकि रूस अगर फिनलैंड के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो वो कलिनिनग्राद का बेस ही होगा।
अब मेरे सहयोगी रवि आपको बताएंगे कि रूस क्यों फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के खिलाफ है। रवि, रूस ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका कोई पड़ोसी देश नेटो का नया सदस्य बने, क्योंकि रूस फिनलैंड के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो यह भी किया गया है कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। और कहा जा रहा है कि फिनलैंड के ऐलान के बाद स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का मन बना चुका है और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड नेटो में शामिल होने पर अड़ा हुआ है। सवाल यह खड़ा होता है कि फिनलैंड ने यूक्रेन का हाल देखा अपनी आंखों के सामने और अब वही जिद पकड़कर बैठा हुआ है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के खिलाफ क्यों हैं? एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।